So we are live now, and hello everyone. I hope all of you are doing great. So today's session is all about the ESOP, and we have again Sovan sir with us today. So he will definitely brief you and guide you and every question whatever you will have related with ESOP, how startups has to be started, and how early stage, in the ideation stage, how ESOP can help them. So, Sovan sir, please brief the audience about that. Sure. Okay. Uh, Good. Thank you, everyone, and thank you for having me here. And if you have any questions, आप पूछ लीजिए मेरे से जो भी questions हैं. I'll be ready to answer that. We'll go step by step. We will explain कि ESOP होता क्या है, कैसे काम करता है, exactly how does it work, and then we'll go slowly. We'll go start going deeper and deeper. Okay. So ESOP कहाँ से शुरू हुआ और उसको स्टार्टअप में कैसे यूज कर सकते हैं, we'll discuss about that. सो ईशप शुरू हुआ था बड़ी कंपनियों में, बिग ऑर्गेनाइजेशंस में, हु आर ऑलरेडी लिस्टेड, जो कंपनी ऑलरेडी शेयर मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हैं. सो वो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी लाइक इन्फोसिस, दे स्टार्टेड विथ ईसॉप्स. टीसीएस डज इट, सो दे डिड ईसॉप्स. सो उन्होंने ईसॉप्स करके एक निकाला था विच इज कॉल्ड एज एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. So there are two ways. It can be called as employee stock ownership plan भी बोल सकते हैं उसको, employee stock option plan भी बोल सकते हैं. Now, ये स्टार्ट इसलिए हुआ था शुरू में बिकॉज कंपनीज वांटेड टू रिटेन एम्प्लॉयज. जैसे एम्प्लॉयज आ रहे हैं कंपनीज में एंड 1-2 साल काम करके छोड़ के चले गए, राइट. सो कैसे उनको कंपनी के साथ जोड़ के कैसे रखा जाए, उस रीजन के लिए ईसॉप निकाला गया था. ईसॉप में उनको शेयर्स मिलेगा, कंपनी का शेयर्स मिलेगा एज एन ऑप्शन. एज एन ऑप्शन मतलब होता क्या है कि लेट से कंपनी सेज कि मैं आपको 100 शेयर्स दूंगा. ओके, 100 शेयर्स. ओके, आई विल गिव यू 100 शेयर्स प्रोवाइडेड कि आप मेरे साथ कंपनी में 3 साल आपको रहना है. एज एन एम्प्लॉय यू हैव टू स्टे in the company for 3 years. So I'll give you 100 shares. Okay. So I'm not giving you today. आज मैं नहीं दे रहा हूँ. So कैसे देंगे उसको? How will I give? So कंपनी बोलेगा कि अच्छा मैं 20% of this 100 shares I will give you after 1 year. Okay. Another 30% I'll give after 2 years. And last 50% I will give at the end of 3 years. Which means अगर कोई भी एम्प्लॉय को 100 शेयर्स मिला है, सो उसमें से 20%, विच मीन्स 20 शेयर्स, 1 साल के बाद वो एम्प्लॉय उसको एक्सरसाइज कर सकता है. मतलब ही कैन बाय, ही कैन टेक दैट शेयर्स इन हिज नेम. ओके, आफ्टर 1 year. एंड देन कंपनी सेज आफ्टर 2 years I will give you another 30%. Another 30% you will get that time. Then which means that 30 shares you will get 2 साल के बाद. एंड लास्ट का जो बचा हुआ 50 शेयर्स है आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद. तो इसमें क्या हो गया कि एम्प्लॉय को इसमें 2 बेनिफिट हो गए. द फर्स्ट बेनिफिट इज दैट जब कंपनी ग्रो हो रहा है उस समय इंस्टेड ऑफ गेटिंग सैलरी, हायर सैलरी, अब कंपनी जब ग्रो हो रहा है तो कंपनी मे गिव सैलरी, हायर सैलरी, हाइक दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, वी डोंट नो. बट बिकॉज स्टॉक ऑप्शंस दे दिया है कंपनी ने, उसका मतलब ये है कि जब कंपनी ग्रो हो रहा है तो ऑब्वियसली स्टॉक का जो वैल्यू है वो तो बढ़ेगा. सो इन प्रोपोर्शन टू द कंपनी ग्रोथ, कंपनी का जितना वैल्यू बढ़ रहा है, कि जितना उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है, जितना उसका ग्रोथ हो रहा है, जितना रेवेन्यू आ रहा है, उसी के हिसाब से कंपनी का जो शेयर का वैल्यू है वो भी बढ़ता चला जाएगा. एंड इससे एम्प्लॉय को एक बेनिफिट होता है. एंड एम्प्लॉय को एक मेन इंपॉर्टेंट फीलिंग जो आता है कि आई एम वर्किंग इन माई ओन कंपनी. अगर कोई भी कंपनी को यू आर एज एन एम्प्लॉय, इफ यू हैव शेयर्स, आपके पास उस कंपनी का शेयर्स है, तो आपको यही फीलिंग आएगा ना कि ये मेरी कंपनी है, राइट. सो दैट इज द बेनिफिट. देन एम्प्लॉयज का जो लॉयल्टी फैक्टर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. दे डोंट वांट टू लीव, क्योंकि 3 साल के बाद उनको पूरा 100 शेयर्स उनको मिलेगा कंप्लीटली, उनके उनके खाते में, उनके डीमेट अकाउंट में आएगा. सो
ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज हैं दे वांट टू स्टे फॉर 3 years, दे वांट टू स्टे, उन लोग रहना पसंद करेंगे। एंड इस दौरान उनका जो कंट्रीब्यूशन है कंपनी के लिए वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि जब कंपनी परफॉर्म करेगी तो उनको शेयर्स मिल रहा है, सो ऑब्वियसली दे विल बिकम वेरी मच लॉयल, उन लोग काफी लॉयल हो जाते हैं। ओके, सो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज ने जो लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, जो लोग कंपनी ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं, those companies they started ESOP, which is called as employee stock ownership or employee stock option plan, जहां पे they said we are giving you so many shares and but it will have different time to vest, उसको vesting बोलते हैं। बेसिकली 1 साल के बाद जो आपको 20% मिलेगा, 2 साल के बाद 30%, 3 साल के बाद बाकी 50% जो बचा हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड एज द वे इट इज गोइंग टू बी वेस्टेड, किस तरह से वो आपको अलॉट होगा। सो दैट इज हाउ इट इज डन। नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि एम्प्लॉय का लाइबिलिटी क्या है बिकॉज ऑफ दिस शेयर्स, जो शेयर्स जो मिले हैं उसकी वजह से एम्प्लॉय, व्हाट इज अ लाइबिलिटी, उनको क्या करना पड़ेगा एंड किस प्राइस में कंपनी ये शेयर्स अलॉट करते हैं, व्हाट प्राइस। तो एक तो प्राइसिंग होगा, सो देयर आर वेरियस वेज। सो सम कंपनीज व्हाट दे विल डू, दे विल से आई एम गोइंग टू गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट, दे आर नॉट पुटिंग एनी प्राइस। नो, इस सारे जो स्टॉक्स हैं आपको, आई एम नॉट गिविंग यू एट अ पर्टिकुलर प्राइस, यू कैन टेक इट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, दैट कैन बी डन, बट देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द सेबी रूल्स से थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट स्टिल कंपनी कैन डू दैट, प्राइवेट कंपनीज कैन डू दैट। सेकेंड क्या होता है कि कंपनी कैन से मेरा जो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो एक अमाउंट है, ओके उसके हिसाब से जो मेरा शेयर प्राइस, पर शेयर का जो प्राइस होना चाहिए कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से, दैट इज लेट्स से 1,000 रुपीज, बट मैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहा हूं, इंस्टेड ऑफ 1,000 रुपीज यू विल गेट इट एट 500 रुपीज। सो कंपनी उसको फिक्स कर सकता है, दे कैन फिक्स इट, फिक्स द प्राइस एट विच यू कैन बाय द शेयर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 1 साल बाद जो आप बाय करोगे शेयर को, 2 साल एंड 3 साल के बाद when you buy it, you can fix up, the price is fixed, which is uh, 500 rupees, which is at a discounted price than the company valuation। जो कंपनी का जो वैल्यूएशन के हिसाब से जो शेयर का प्राइस है मार्केट में, ओके उसके हिसाब से if that it is 1,000 rupees, then company is offering you at 500 rupees, which is at a discounted price। और कंपनी ये भी बोल सकता है कि we will give you at a predetermined price, which means they are not talking about discount, they are not talking about valuation, they are saying okay fixed, I am keeping it completely fixed, let's say only 400 rupees। Okay, so that is a predetermined price। Company can also say that it will be predetermined price for that 20% के लिए अलग प्राइस रहेगा, 30% के लिए अलग प्राइस रहेगा, 50% के लिए डिफरेंट प्राइसिंग रहेगा। सो दे कैन प्रीडिटरमाइन, जो प्राइस जो रहेगा that will be predetermined for the different percentages that you will be able to vest, okay, which you will be able to take out। so that is a predetermined price। and चौथा ये होता है कि कंपनी में से that at the time of vesting we will evaluate the company and will tell you the price। so they can also put that in the policy document। उन लोग ये भी बोल सकते हैं policy document में कि we are not fixing the price now, हम लोग बाद में उसको fix करेंगे, we will evaluate the company at that point of time and उसके बाद we will do that। okay, so these are the different ways in terms of the pricing। now because there is a stock option which is issued by the company, so it is not binding for the employee कि employee को वो shares लेने ही लेने हैं, there is no binding because it is an option। एम्प्लॉय को इसीलिए इसको बोलते हैं स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन का मतलब है कि ऑप्शन दिया गया है एम्प्लॉयज को, वेयर यू मे वांट टू वेस्ट इट, यू मे नॉट वांट टू वेस्ट इट। ओके, वो आपके ऊपर है। एज एन एम्प्लॉय इट डिटरमाइंस, इट्स अप टू यू कंप्लीटली वेदर यू वांट टू वेस्ट इट और यू मे नॉट वांट टू वेस्ट इट, इट इज अप टू यू। ओके, नाउ वेस्टिंग तो हो जाएगा ऑब्वियसली, यू वांट टू एक्सरसाइज इट और नॉट, दैट इज अप टू यू। वेस्टिंग तो एनीवे विल हैपन। So what is the difference between vesting? Yes. So I have one question over here. Sorry to interrupt you. So like we are talking about the companies. So only private companies can do that, or other form of companies like partnership or the LLP can also offer the same. Like I'll come to that. So I'll come to that. I will answer that question. Okay.
So I'll soon come to that. So उससे पहले हम लोग थोड़ा वेस्टिंग और एक्सरसाइज का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, then I will answer that also. तो वेस्टिंग का मतलब होता है जो Okay. द वे द कंपनी हैज सेट कि 20% एक साल के बाद वेस्ट हो जाएगा, मींस यू हैव एन ऑप्शन टू टेक आउट 20% ऑफ द शेयर्स, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिंग. If the employee is buying those shares, taking that shares in their own demat account, अपने demat account में उन लोग ले लेते हैं, उन लोग खरीद लेते हैं उसको at the predetermined price, that is called as exercising the shares. Okay. So now coming to you, the question from you, Barkha, is that and which is asked by the participants, can only the private companies do it or partnership firm can do it? Typically क्या होता है कि private company can do this, which is called as the ESOPs. Okay, there are provisions जहां पे एक LLP company भी कर सकता है. Okay, can also do it, but partnership firm cannot do it. Partnership firm, it is not possible to do it. But let's say पार्टनरशिप फर्म वांट्स टू टेक सम एम्प्लॉयज, उन लोग कुछ एम्प्लॉयज को अपने कंपनी में दे वांट टू ब्रिंग देम एंड दे आर नॉट हैविंग मनी टू पे एज ए सैलरी, सो दे कैन नेगोशिएट विद द एम्प्लॉय एंड बोल सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ गिविंग सो मच ऑफ सैलरी, मैं आपको थोड़ा शेयर्स दे दूंगा कंपनी का, एंड उसके लिए दे कैन कम इन टू एन डॉक्यूमेंट, दे कैन मेक एन एग्रीमेंट, दे कैन मेक एन MOU, वो बना के उन लोग एम्प्लॉयज के साथ शेयर कर सकते हैं. बट उसमें चैलेंज सिर्फ यही आता है कि इट इज नॉन रजिस्टर्ड, वो जो डॉक्यूमेंट है नॉन रजिस्टर्ड होता है. अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब ESOP स्कीम को इंप्लीमेंट करते हैं, सो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में उनका जो सारा डिटेल है, शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न है, कितना शेयर्स किसको दिया गया है, अलॉट किया हुआ है, वो फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना पड़ता है इन द ROC. ओके, उसमें वो प्रॉपरली लीगल ऑथराइज्ड एंड वो पब्लिक डोमेन में वो इंफॉर्मेशन रहता है, सो वो बेनिफिट होता है. बट इफ यू डू इट इन पार्टनरशिप फर्म, देन व्हाट हैपेंस कि वो जो डॉक्यूमेंट है इट इज नॉट रजिस्टर्ड, सो देर इज सम लूप होल देयर, बट स्टिल इट कैन बी डन, बट इट विल नॉट बी कॉल्ड एज ESOP, दैट इज नॉट कॉल्ड एज एन ESOP. वो एक एग्रीमेंट हो गया बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, जिसमें आप बोल रहे हो कि इतना जो शेयर है वी आर गिविंग टू यू because you are working in our company, instead of salary we will give you so much of share. I hope this question is clear now. This question Yeah. is answered. Yeah. Okay. Yeah. So basically, Sohan sir, if the company is not registered, I mean, there are so many startups of our startup Pathshala that we are working on. They are working on an ideation stage, right? So they are not incorporated the company. So in that stage, what kind of, there should be an kind of an agreement or something like that for Yes. ESOP? Yeah, it is. So it will not be called as an ESOP because ESOP का पूरा structure Okay. होता है. ESOP के पूरे Yeah. rules and regulations हैं. Okay, so it will not be called ESOP. उसको ESOP नहीं बोल सकते. But similar to ESOP, you can create an agreement. Okay, एक Yeah. agreement बना सकते हैं between the company and the employees. You Employees. can make an agreement and you can both the parties can sign it. You can do it on the stamp paper. You can notarize it. उसको notarize कर सकते हैं and उसको properly document करके you can keep it true copy बना के. One copy can be kept by the employer. One copy can be there with employee. So it can still be done with a condition कि जब company register हो जाएगा, that time in the shareholding pattern of the company, जो भी हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन जो फॉर्म फिलिंग होता है विच हैज टू बी सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ओके, फॉर्म जो सबमिट होगा, दैट फॉर्म विल बी सबमिटेड सो दैट इट बिकम्स वेरी लीगलाइज्ड. ओके, Okay. दैट कैन बी डन, बट शुरू में यू कैन स्टिल गो विद द एग्रीमेंट. ओके, Agreement. एंड you can still do it. Now coming to the proper structure of ESOP. So ESOP के जो फायदे हैं वो समझ में आ गया कि what is the benefit. Now today ESOPs are used for different reasons. पहले ESOP use करते थे to retain people, to retain employees. Okay, in today's term ESOPs are being used so that आप जो जितना अच्छा टैलेंट है मार्केट में, you want to attract them. So today most of the employees want to come. उन लोग ये बोल रहे हैं कि ठीक है हमें सैलरी तो दे दीजिए, दैट्स फाइन, बट वी ऑल्सो वांट शेयर्स इन योर कंपनी, वी ऑल्सो वांट सम शेयर्स, कुछ तो हमारा शेयर्स होना चाहिए कंपनी का. ओके, एंड वो टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए टुडे ESOPs आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू अट्रैक्ट टैलेंट. सो दैट इज द बेनिफिट. सेकंड बेनिफिट विच एम्प्लॉयर्स, जो कंपनीज को जो फायदा हो रहा है
कि टुडे कंपनीज आर नॉट एबल टू पे, उन लोग पे नहीं कर पा रहे हैं सारी सैलरी. इफ दे हैव टू हैव 10 एम्प्लॉइज, सो सबको सैलरी देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. एंड अगेन ड्यूरिंग द कोविड टाइम इट इज सो वेरी डिफिकल्ट टू रन द कंपनी. सो इसमें भी कंपनीज को फायदा हो रहा है कि दे कैन हैव ESOP as a mechanism, so that they will say ki instead of giving you higher salary, I will give you little lower salary or lesser salary, and instead I will give you stocks. I will give you certain number of stocks which you can vest it, exercise it. Okay. So वो कंपनी को आज to today it is being used as a mechanism, and most of the startups are using this. They are using ESOP as a mechanism. Okay. Now coming to the basics of ESOP, थोड़ा बहुत समझ में आ गया. Okay. Now coming to the intricacies of it, the technical details कि कैसे ESOP exactly कैसे काम करता है, how does it happen, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे in detail so that you will understand completely. Now सारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी कंपनीज हैं ना, एंड यू आर इफ यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नाउ आपका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है दैट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, एवरीथिंग इज रजिस्टर्ड, that is taken care. Now you want to hire people, you want to hire employees, so you have to first जितने भी आपके जो बोर्ड मेंबर्स हैं, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग फाउंडर्स हैं, उन लोग सब मिलके यू हैव टू पास ए रेजोल्यूशन दैट कि हमें ESOPs इशू करना है टू आवर एम्प्लॉयज टू अट्रैक्ट टैलेंट. दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. सो यू हैव टू पास ए रेजोल्यूशन. सो वो सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है. सो इट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड बिकॉज जितना लीगली उसको स्ट्रक्चर करते हैं उतना बेटर होता है. ओके. सो यू विल पास ए डॉक्यूमेंटेशन. अगर कोई स्टार्टअप है जहां पे ऑलरेडी फंडिंग आ चुका है फ्रॉम ए वेंचर कैपिटलिस्ट, okay, so that person is that company is a shareholder, or somebody has invested in your company, so they're your shareholder. So shareholders का approval लेना पड़ता है to say that whether we can do ESOPs for our employees or not. And typically in most of the cases shareholders approve कर देते हैं. उसका रीजन ये होता है कि instead of spending money on employee, आज आप पैसा दे दो, उससे बेटर आप शेयर्स थोड़ा सा दे दो, राइट? सो shareholders okay with that. Sometimes shareholders may not be okay, but in most of the cases shareholders are okay with that. And then you have to form a compensation committee, and this is a rule. As per the rule, we have to create a compensation committee. So a committee form hota hai. Committee will be a group of people who are the decision makers of the company. जो भी आपके कंपनी के डिसीजन मेकर्स हैं, दे कम टुगेदर, और उन लोग एक कमिटी, एक बोर्ड बनता है कॉल्ड एज द कॉम्पेंसेशन कमिटी, एंड उन लोग वो सारे रेजुलेशन, सारे रूल्स पास करते हैं. नाउ व्हाट इज देयर रोल? उन लोग क्या क्या रूल्स पास करेंगे? व्हाट इज देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोग ये डिसाइड करते हैं कि कितने शेयर्स हम लोग इशू करेंगे. हाउ मेनी शेयर्स वी शुड इशू फॉर ESOPs. Okay. Now let's say your company has 10,000 shares. So out of 10,000 shares, उसमें से कितना shares हम लोग issue कर सकते हैं, और how much shares we can keep it aside for ESOPs. Okay. So that is the decision will be taken by the compensation committee and the board members. Okay. So that is the first step. The second, उन लोग ये decide करते हैं कि अच्छा ये जो shares जो हम लोग issue कर रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से डाइल्यूट करके दिया जाएगा एम्प्लॉइज को, या हमारा जो शेयर्स अनइश्यूड शेयर्स हैं हमारे कंपनी के, वहां से लेके दिया जाएगा. सो कहां से आएगा ये शेयर्स? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से लेके दिया जाएगा. ओके. विल द कंपनी बाय बैक द शेयर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, और वहां से एम्प्लॉइज को दिया जाएगा. और कंपनी में एक दो कॉन्सेप्ट होता है, एक ऑथराइज्ड कैपिटल, एक पेड अप कैपिटल. ओके. ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब as per the authorized capital, let's say your authorized capital is 20 lakh rupees. Okay. और आपका जो paid up capital है वो 1 lakh रुपये है. So you can issue shares up to 1 lakh रुपये because वो आपका paid up capital हो गया. Okay. Now अगर आप, and you can go up to, if you increase your paid up capital up to 20 lakhs, तो आप 20 lakh का शेयर आप इशू कर सकते हैं, राइट? बियॉन्ड 20 lakhs आप शेयर इशू कर नहीं सकते. So if you want to issue shares higher than 20 lakhs, तो आपका जो authorized capital है वो increase करना पड़ेगा. So उसके लिए अलग फाइलिंग करके, again with ROC में फाइलिंग करके, again you have to increase your authorized capital. So जितना भी आपका authorized capital है
और पेड अप कैपिटल है। पेड अप कैपिटल का जो शेयर इशू हो गया है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी अलॉट हो गया होगा विद इन द ग्रुप ऑफ कोर मेंबर्स या फाउंडिंग मेंबर्स, वो ऑलरेडी अलॉट हो गया है। सो जो डिफरेंस बिटवीन द ऑथराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल है, सो वो शेयर्स अगर बचा हुआ है, देन द कमिटी डिसाइड्स कि वहां से हम लोग शेयर्स लेके वी कैन पुट सम परसेंटेज, मे बी 8%, 10% हम लोग एम्प्लॉयज के लिए ईसॉप के हिसाब से हम लोग रख सकते हैं। सो दैट इज द डिसीजन दैट इज मेड। और दे कैन से दैट हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से बाय करके या फिर फाउंडर्स से डाइल्यूट करके हम लोग देंगे टू द एम्प्लॉयज, वो डिसीजन बनता है। द थर्ड थिंग जो होता है दैट इज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, कि क्या पॉलिसी होगा हमारा, एग्जैक्टली पॉलिसी क्या होगा। ओके, सो पॉलिसी में डिफरेंट डिफरेंट चीजें आएंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से एम्प्लॉयज को दिया जाएगा, किसे नहीं दिया जाएगा। ओके, समबडी हु इज वेरी रेलेवेंट, कोई आपका अगर टेक्निकल काम कर रहा है, इज मेकिंग योर योर ऐप बना रहे हैं, एंड यू हैव टू हैव दैट एम्प्लॉय, आपको वो एम्प्लॉय रखना ही है आपके कंपनी में, बिकॉज उसके बिना आपका कंपनी ग्रो नहीं कर रहा है, एंड दैट एम्प्लॉय इज कमिंग एट अ वेरी हाई कॉस्ट, उसका सैलरी बहुत ज्यादा हाई है। सो यू मे डिसाइड दैट आई विल यूज इट फॉर माई कोर टीम मेंबर्स, उनके लिए मैं ESOPs दूंगा। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट विल बी डिसाइडेड, राइट। सो द सेकेंड थिंग दैट विल बी डिसाइडेड इज आपका जो वेस्टिंग पीरियड वो कैसा रहेगा। सो मैंने एक एग्जांपल दिया, 20% जो है वो आपका 1 ईयर, अनदर 30% 2 ईयर्स, अदर 50% इन 3 ईयर्स। ये चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन योर कंपनी पॉलिसीज। यू कैन क्रिएट अ पॉलिसी, उसके हिसाब से आपका चेंज होगा। यू कैन से दैट 10% एवरी ईयर, सॉरी 20% एवरी ईयर, सो यू कैन डू इट इन 5 ईयर्स। आप उसको कर सकते हैं 20%, 20%, और यू कैन मेक इट एक्सपोनेंशियल, 10% इन द फर्स्ट ईयर, 20% इन द सेकेंड ईयर, 30% इन द थर्ड ईयर, एंड 40% इन द फोर्थ ईयर। ऐसे करके भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आपका जो वेस्टिंग का जो ड्यूरेशन है और किस परसेंटेज में वो वेस्टिंग होगा, दैट इज डिसाइडेड इन योर पॉलिसी। द थर्ड थिंग विच इज डिसाइडेड इज व्हाट विल बी द प्राइस, आप किस प्राइस में उसको इशू कर रहे हैं। ओके, whether you are issuing at a discounted price, at a predetermined price for all the shares, or you are deciding based on the predetermined price for 10% separate रहेगा, 20% separate रहेगा। सो व्हाट विल बी दैट प्री डिटरमाइंड प्राइस, सो वो आप वो डिसीजन भी वहीं पे बनता है। ओके, देन हाउ आर वी गोइंग टू टेक द शेयर्स, हाउ आर वी गोइंग टू बाय द शेयर्स। अगर लेट्स से कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है एंड इट इज ऑलरेडी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल द शेयर्स आर ऑलरेडी देयर इशूड, सो इन दोस कंपनीज जैसे इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, तो दे हैव टू बाय द शेयर्स फ्रॉम द मार्केट टू पे टू द एम्प्लॉयज। तो उन लोगों को खरीद के देना पड़ेगा, बिकॉज शेयर्स तो बचे नहीं है, सारे शेयर्स तो ऑलरेडी मार्केट में है। इधर इट इज देयर विद द फाउंडर्स, इट इज देयर विद द शेयर होल्डर्स, और द FIIs के पास है, या म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास है, या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। सो यू हैव टू बाय द शेयर्स एंड देन यू हैव टू गिव इट टू द एम्प्लॉयज, आपको खरीद के देना है। तो इन दो सिनेरियो वो कंपनीज को एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। ओके, सो यू हैव टू फॉर्म अ ट्रस्ट, जहां पे आप यू विल स्टार्ट अलॉटिंग मनी, जैसे जैसे आप प्रॉफिट बना रहे हैं उसके हिसाब से यू विल कीप टेकिंग मनी फ्रॉम योर प्रॉफिट एंड कीप पुटिंग मनी इन दैट ट्रस्ट, सो दैट जब जब वेस्टिंग हो जाएगा एंड एम्प्लॉय नाउ डिमांड्स दैट आई वांट टू एक्सरसाइज माय ऑप्शन, और मुझे ये 10% या 20% शेयर्स मुझे चाहिए अभी, दैट टाइम दे कैन बाय द शेयर्स एंड गिव इट टू द एम्प्लॉय, एंड दे कैन ट्रांसफर, वो शेयर्स को लोग ट्रांसफर कर सकते हैं उनके डीमैट अकाउंट में। ओके, सो हाउ हाउ दे आर गोइंग टू अरेंज द फंडिंग, उसका फंडिंग कैसे होगा। in this problem is typically there in bigger companies where the shares are already there in the market. For smaller organization they can already have कि 8 to 10% I am keeping it aside, so that मैं उस shares में employees को मैं दे सकता हूँ। So you have to form a trust. That is another thing. Then you have to create various forms, policy documents कि employees किस form में they will intimate to the organization that I want to exercise my options. Okay, और डॉक्यूमेंटेशन होता है कि कौन से डेट में उसने एक्सरसाइज किया है, उस दिन उस शेयर का मार्केट प्राइस कितना था, सो दैट द टैक्सेशन एंड ऑल दोस थिंग्स कैन बी कंप्यूटेड। सो इट इज अ वेरी complicated process, but I've just tried to explain it in a very simplified fashion. So there are a lot of things that require to be done, but ये सारी चीजें जरूरी होती है, and that is why the trust is high when the ESOP is done for a private limited company. Okay, so that is about this. Now we understood this. Now the another thing that we have to understand is
Now, how can we use this for the startup? Let's try to understand that. That's the main thing here, right? How we can do it for the startup. So as I mentioned in the beginning, that first thing is, if your company is still not registered, you are forming your core team. आप जो अपने team बना रहे हो, you are forming your team. आपका technical team, आपका marketing team हो गया. You are forming a lot of people as part of your team. तो आप उनके साथ एग्रीमेंट करके, इट विल नॉट बी कॉल्ड एज एन ईसॉप, बट यू कैन क्रिएट एन एग्रीमेंट. और यही चीज जो हमने अभी डिस्कस किया, उसी को आप राइटिंग में ट्रांसलेट करके एग्रीमेंट फॉर्म में उसको सीए के साथ ऑथराइज्ड करके, एवरीथिंग लीगल ऑथराइज्ड करके, आप ये डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयज के साथ साइन कर सकते हैं. सो दैट इज द बेनिफिट. सो देन व्हेन योर कंपनी इज रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, then you can convert this whole thing into ESOPs. In a proper ESOP में आप उसको convert कर सकते हैं. Okay, so that is the benefit. Now, as a startup, what we have done and what I'm also helping a lot of companies is, rather than paying high salary, you can do some bit of shares. You can give it. When you offer shares, आपको लगेगा कि मैं shares दे रहा हूँ. I'm giving 5%, 10% to an employee or to a group of employees. And why should I give the shares? ऐसे फीलिंग होगा, एज ए फाउंडर आपको ये फीलिंग होगा. बट देन व्हाट हैपेंस इज दैट, जब आप एम्प्लॉयज को शेयर्स देते हो, तो एम्प्लॉयज का जो ओनरशिप, उनका जो कमिटमेंट लेवल है, वो इमीडिएटली बढ़ जाता है. इट गोज अप, बिकॉज दे आर एबल टू सी कि अगर कंपनी ग्रो हो रहा है तो मेरा भी वैल्यू ग्रो हो रहा है, बिकॉज मेरा जो शेयर्स है उसका भी वैल्यू बढ़ रहा है. सो दैट इज वाई, व्हेन मोर पीपल आर हैविंग शेयर्स इन योर कंपनी, एक तो यू आर नॉट स्पेंडिंग द मनी नाउ टू रन योर बिजनेस. सो अभी नेक्स्ट आपको अगर 6 महीने से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक आपको अगर कंपनी रन करना है, सो विदाउट स्पेंडिंग टू मच ऑफ मनी, आप उसको कैसे रन कर सकते हो? बाय गिविंग सम शेयर्स टू योर पीपल, एंड दैट इज हाउ दे विल बी मोटिवेटेड, एंड वो आपके साथ काम करेंगे विथ वेरी वेरी हाई कमिटमेंट, एंड दे कैन वर्क इट आउट. ओके, सो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट. हाउ डज एम्प्लॉय सी इट एज ए बेनिफिट? नाउ एम्प्लॉयज को, लेट्स से यू आर गिविंग 10 lakhs एज ए सैलरी. Okay, you are giving 10 lakh salary every year. Now you have given shares. You are saying, okay, instead of 10 lakhs, I'll give you 3 lakhs or 4 lakhs or 5 lakhs, and rest I will give you some shares. So जो share का जो value है, next year it will be, if it is higher than the 10 lakhs of the, then employee is seeing as a benefit, because 10 lakhs if he is getting every year, instead of that he is getting smaller amount, but जो value of the shares जो है वो इतना बढ़ रहा है, that employee can get benefited, and that's why he also sees it as a big benefit. So that way the both can be married together, it can be used, और इसको अच्छे से हम लोग implement कर सकते हैं, right? So that is a benefit. Now coming to, before we go to further, any questions are there? Then we can take that, or we can go into the taxation. उसका taxation कैसे होता है, उसका कैसे benefit होता है, we can discuss about that. Yes. So, well, sir, if you can explain about it, like how ESOP, they have to the approach, like how startups can approach, and what will be the workflow for that. Okay. So yes. So best thing is, अगर startups को अगर ESOPs करना है, if you are a private limited company, तो ESOPs, we can go for the ESOPs thing. But you have not formed it. So in any case, आपको अपने कंपनी का एक वैल्यूएशन करना पड़ेगा, राइट? फॉर दैट आपको एक सर्टिफाइड वैल्यूअर के पास जाना पड़ेगा, कंपनी सेक्रेटरी या सीए, हु कैन हेल्प यू डू द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी. बिकॉज विदाउट वैल्यूएशन आप कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे कितना परसेंटेज देना है एम्प्लॉय को, राइट? सो यू हैव टू गेट योर कंपनी वैल्यूएटेड. ओके, सो वो एक करना पड़ेगा. Second is, if you have to implement it very easily, so you can get hold of a CEO, or I can connect you with few people who, because I have helped so many other companies do it. So for startups we can discuss कि कैसे कर सकते हैं in a smaller amount, 1%, because this is not your core. ये आपका core नहीं है. आपका core है आपका टेक्नोलॉजी डेवलप करना, आपका कंपनी सेटअप करना. So there would be small expense, but it is better to go with a authorized person who can help you do it. Typically in a big companies we have trust, we have committee members, but वो सारी चीजें स्टार्टअप में हो नहीं सकती. So what we can do is ESOP, somebody who is an ESOP administrator who can help it, some third party person. We can employ a third party person who can do that for you. So
nothing to worry. There is too much of technicalities, वो मुझे पता है. What you can do is, I can help you connect with some good people, good CAs who have done it in other companies. तो वहां से कर सकते हैं. It's not what you have to only do is how much percentage I want to give it to my employees. वो आपको decide करना है. Second, what is the duration, and over the course of discussion we can figure it out. That is not a problem. So Yeah, so best is to valuation, basically the valuation is must in this case, right? valuation is the first thing in this case, because without valuation you will not know. Even if you have not done valuation, you can come with a simple agreement between your employees or the core team members saying that this is the percentage I'm giving right now, later we may increase or decrease whatever based on certain terms and conditions. Based on then the valuation of the company हम लोग fix कर सकते हैं. So you can do something, you can fix up something, some small amount, because कई बार क्या होता है अर्ली स्टेज स्टार्टअप में वैल्यू करना बहुत डिफिकल्ट होता है कंपनीज का, राइट. यू कैन नॉट वैल्यू इट. सो यू हैव टू ऑलवेज गो फॉर सम वर्क अराउंड. जहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू गो फॉर द वर्क अराउंड एंड डिले द प्रोसेस बाय 1 year. यू कैन से दैट when my company start generating 20 lakh of revenue per year, okay, उसके हिसाब से आपका जो शेयर्स होगा आई विल इंक्रीज इट बाय अनदर 2%. Correct. So you can always have these simple terms and conditions. And that point of time जब आपका revenue generation start हो गया, उस समय हम लोग एक certified valuation team के साथ या authorized valuer के साथ हम लोग मिलके कंपनी को वैल्यूएट कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू डू फाइनेंशियल मॉडलिंग फॉर योर कंपनी एनी. आपका जो स्टार्टअप का फाइनेंशियल मॉडलिंग तो करना है, तो आपको एक्सेल फिल करना है कि आपकी कंपनी में कितना रेवेन्यू आएगा फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, कितना आपका एक्सपेंस होगा इन द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर. सो उसके हिसाब से आपको एक मिनिमम वैल्यूएशन जो आना चाहिए वो तो आ ही जाएगा, बिकॉज यू विल नो कि आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है इन द फर्स्ट 3 years. बेस्ड ऑन दैट वी कैन डू द वैल्यूएशन. दैट्स नॉट डिफिकल्ट, और वी कैन हेल्प यू डू द वैल्यूएशन. ओके. So far is it clear? Shall we proceed, or any other questions are there? Yeah, we can proceed. Yes, we can proceed. Now, Yeah. अभी let's understand from the taxation perspective. इसमें taxation में employers को क्या benefit होता है और employees को क्या benefit होता है, इसमें कैसे taxation उसका कैसे होता है, कैसे work करता है. Now, employer अगर they have to buy the shares, if it is already a listed company, they are already a company in the market, in the stock exchange they are already listed, तो उनको तो शेयर्स खरीदना पड़ेगा. नाउ उन लोग अपने कैश जो भी उन लोग जब रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, फ्रॉम देयर दे कैन बाय द शेयर्स, और सम कंपनीज कैन टेक लोन एंड बाय, राइट. सो दे कैन टेक लोन एंड बाय. सो जो लोन उन लोग लेते हैं, सो उस लोन में उन लोग को टैक्स बेनिफिट मिलता है. ऑन द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट दे गेट द टैक्स बेनिफिट. ओके. सो इसके अलावा देयर इज नो अदर बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट टू द एम्प्लॉयर्स. ओके. Now coming to employee, how does the tax benefit work, or what are the taxation for the employee? Let's take some example. Let's say your price, the predetermined price for your stock option, okay, is let's say 500 rupees. Okay. And जिस दिन ने आपने उस पर्टिकुलर शेयर्स को आपने एक्सरसाइज किया, which means you said I want to buy now, I want to buy 20% वेस्ट हो गया, means you can buy. अच्छा, वेस्टिंग का एक पीरियड है. मोमेंट इट इज वेस्टेड यू विल गेट अ फिक्स्ड पीरियड 15 days to 1 month, जिस डेट के अंदर आपको वो शेयर्स खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में लेना पड़ेंगे. ओके. सो देयर इज ए पीरियड, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाता है. ओके. वेस्टिंग होने के बाद भी वो एक्सपायर हो जाता है. एंड इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू बाय द शेयर्स, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू एक्सरसाइज, वो आपके हाथ में, बिकॉज इट इज स्टिल कॉल्ड एज ए स्टॉक ऑप्शन. सो इट इज नॉट मैंडेटरी. But let's say you decide to take the shares, and that day your share price is 1000 rupees. Okay. Your predetermined price is 500 rupees, और जो आपका शेयर प्राइस है वो 1000 रुपीज का है. सो जो 500 रुपीज का जो डिफरेंस आ गया, उसमें आपको पर्क से टैक्स लगता है. पर्क, इट इज कॉल्ड एज ए पर्क. वो आपको कंपनी एज ए बेनिफिट दे रहा है, बिकॉज कंपनी ने आपको डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर दिया है. सो वो पर्क के हिसाब से, वो गिफ्ट के हिसाब से, वो बेनिफिट के हिसाब से काउंट होता है. सो उस 500 रुपीज में पर्क टैक्स लगता है, पर्क्विजिट टैक्स लगता है आपको. सो दैट इज वन टैक्स एट द टाइम ऑफ बाइंग. एट द टाइम ऑफ बाइंग वो एक टैक्स लगता है आपको. नाउ यू बॉट द शेयर्स, 500 रुपीज का हो गया, एंड देन इट इज टुडे एट 1000 रुपीज.
नाउ व्हेन यू सेल द शेयर्स, जब आप उसको बेचोगे मार्केट में, व्हेन यू वांट टू सेल इट, उस समय आपको टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स। वो नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल एज एनी अदर टैक्स व्हेन यू बाय एनी शेयर्स इन द मार्केट एंड व्हेन यू सेल इट। तो जिस तरह का टैक्सेशन रहता है, सेम सेम टैक्सेशन यहाँ पे भी रहता है। How does that this taxation work? Is based on the long term capital. If you are keeping it for 1 year, after exercising it, if you are keeping for more than 1 year, तो आपको 10% के हिसाब से टैक्स लगता है। If you are keeping for less than 1 year, so obviously it is 15%, you will get it at 15% tax. So आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से आपको टैक्स लगता है। लेट्स से इट इज ए अनलिस्टेड कंपनी। अभी जरूरी नहीं है कि जितना भी स्टॉक्स हैं that is listed in the market, because you are working on a private limited company, it is still, you have given some stocks to your employee, but employee cannot take anything, cannot do anything with the shares, it is on paper, because it is not trading in the market, है ना। तो वो तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या एनएससी में तो है नहीं वो शेयर्स। सो हाउ हाउ डज इट वर्क फॉर द एम्प्लॉय? सो एम्प्लॉयज के लिए ऐसा वर्क करता है कि द फाउंडर्स कैन डिसाइड फॉर ए बायबैक, दे कैन टेक ए बायबैक, ओके, और दे कैन से दैट कि इतना शेयर्स का इतने वैल्यू पे वी विल गिव यू द कॉम्पेंसेशन, सो विल गिव यू अ कॉम्पेंसेशन, ओके। सो विच मीन्स आप आज जो सैलरी देने वाले हो उसको आप डिले कर रहे हो। यू आर सेइंग दैट आई विल डिले इट, जब मेरा अच्छा रेवेन्यू बनना शुरू हो जाएगा दैट टाइम आई विल गिव इट टू यू, एंड बेस्ड ऑन दैट मेनी नंबर ऑफ ईयर्स जब वेस्ट हो गया, then you are exercising it, then I will buy back that much shares and I'll give it to you, and give you the cash equivalent of that shares as per that day's valuation। उस समय फिर से वैल्यूएशन होता है, and based on that they may pay that money to the employee, okay। Or else there is another way, is when the company gets investment, big investment, large investment, that time there is an option which is given, and that can also be policy document में आपका ये भी रह सकता है कि जब when we get the VC investment और seed series A और series B, जब investment आएगा, that time you know you can, as an employee, you can sell your shares, you can uh, sell your shares with to the investors। So that is another option where you will have an opportunity as an employee to make money, okay। एंड अगेन बिकॉज इट इज अनलिस्टेड शेयर्स, तो उसका जो जो अमाउंट है, डिफरेंशियल अमाउंट, जिस प्राइस में आपने खरीदा है और जिस प्राइस में आप उसको सेल कर रहे हैं, उसका आपका करंट करंट टैक्सेशन के हिसाब से आपको टैक्स पड़ता है, ओके। सो दैट इज ऑन द टैक्सेशन, बट टैक्सेशन इज इट इज अ डिफरेंट टॉपिक, वी शुड नॉट वरी अबाउट द टैक्सेशन पार्ट। मेन ये है कि हाउ कैन आई लेवरेज एन एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी लाइक ईसॉप, या how can I do shares transaction between me and my employee so that I can run my startup? That is the main thing, right? Yes. Any further question which is there? Yes, you can take up. Okay. No, sir, not yet. Okay. Have all the questions been answered? Any questions which is coming up? Then we'll go further detail as to what else is there. Okay. There is one question like how where is the employees portion of the ESOP kept? अच्छा, एम्प्लॉय पोर्शन ऑफ द ESOP कहाँ पे रहता है? ओके, Yeah. सो एज आई सेड कि जितने भी जो कमीशन कंपनसेशन कमिटी जो है दैट गेट फॉर्म, एंड Hmm. देयर इज ए रिकॉर्ड ऑफ ESOPs, एक मेंटेन Okay. होता है रिकॉर्ड ऑफ ESOPs, ओके। एंड उसका भी एक फॉर्म होता है, आई थिंक इट इज कॉल्ड एज SH6। सो उस फॉर्म में इट्स लाइक ए रिकॉर्ड बुक जहाँ पे, or a logbook kind of a thing where you can keep it. Today it is kept in electronic form also. In the company records you can keep it कि कितना ऑप्शन, so ये सारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आता है, ये सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आता है कि कितने शेयर्स वी हैव इशूड फॉर ESOP, किस एम्प्लॉय का कितना शेयर वेस्ट हो गया है, किस एम्प्लॉय ने उसको एक्सरसाइज किया है, किस प्राइस में एक्सरसाइज किया है, किस 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 डेट को, ऑन दैट पर्टिकुलर डेट शेयर वैल्यू कितना था, ये सारा डिटेल, सारा रिकॉर्ड कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन में पूरा मेंटेन होता है, ओके। इट इज मेंटेन देयर, एंड देन वंस एम्प्लॉय एक्सरसाइजेज इट, सो वो फिर ट्रांसफर हो जाता है इन द एम्प्लॉयज डीमैट अकाउंट, इट विल गो टू द डीमैट अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, okay। So that is there,
Now, option does not mean that you have to buy the shares. It is not necessarily that you have to buy the shares. But in the startup, what you can do is you can offer shares as sweat equity. That is the main benefit. Now, how can we take advantage of this whole thing? Is that you can give sweat equity to your employees instead of giving full salary. You can say that I will give you X amount of salary and rest I will give you. You may not treat it as a ESOP. You may treat it as I'm giving you that much shares. I'm giving you that much shares to you because you are working with me. Okay, you can make that happen, in which case it may not be an option, but it can be the shares which the employee will actually keep it with him when the right time for vesting will come, the exercise will come. Okay, so that can be done. uh, there is no obligation of keeping these shares to when the employee is keeping these shares, there is no obligation from the employee perspective. If the company is taking debt, does not mean that the employee has to pay the debt. It is not like that. There is no challenge with respect to the debt. Company का जो भी debt वगैरह है, जो भी है, that company has to manage it. These are all employee shares which can be done. Okay, so have we covered everything? Let me check if there are any uh, important questions which are there that we can discuss that. Okay. Okay. So So, sir, there's one question that we missed out. Like, yeah. ESOP shareholders and employee liable for the company's debts. Is it? Are they liable The for the question is, as companies? an ESOP, yeah, yeah, liable for the company's debts. No, they are not. They are not liable for the company's debt. Okay. Okay. So this is what I answered just some time back. He Hmm. ESOP. See, there are two ways now. जब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया जाता है फॉर टू द एम्प्लॉय, ओके, सो अभी तक तो वो कंपनी के पास है, एम्प्लॉय ने तो उसको लिया नहीं है. सो जैसे जैसे वो वेस्टिंग होते जाएगा 10%, 20%, जैसे जैसे वो वेस्टिंग होते जाएगा उसके हिसाब से एम्प्लॉय हैज टू एक्सरसाइज इट. सो व्हेन दे एक्सरसाइज इट, वो जो शेयर्स है वो तो उसके खाते में चला गया, इट इन हिज डीमैट अकाउंट इट वेंट. ओके, सो यू आर बिकमिंग एन रेगुलर शेयर होल्डर. यू आर बिकमिंग लाइक अ रेगुलर शेयर होल्डर. जैसे आप शेयर्स खरीदते हो मार्केट से, बिकॉज यू आर बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी. अब वो कंपनी के डेट में आपको कोई लेना देना नहीं, बिकॉज यू आर बाइंग दैट कंपनी शेयर्स, राइट? सो एज ए एम्प्लॉई, इफ यू हैव गॉट शेयर्स फ्रॉम योर कंपनी थ्रू ESOPs, सो कंपनी जो डेट ले रहा है, यू आर नॉट लाइबल फॉर दैट. यू आर नॉट लाइबल टू पे द डेट. दैट इज नॉट योर ओनरशिप टू पे द debt. Definitely you don't have to worry about that. Okay. So we have discussed about the taxation, we have discussed about how ESOP works, uh, technicalities we have done, and what are the tax implications for the employee and employer. We have discussed about that. Okay. uh, how the ESOPs are managed, how the committee is formed, what is done. Now let me tell you one more important thing is that uh, to manage the ESOP is a little complicated. It's very technical. It is very technical. So we need to have an ESOP administrator. You have to form a committee. You have to have a team who will manage that. Because आपको सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि किस दिन में कितना वेस्ट हुआ, किस प्राइस में एम्प्लॉय ने उसको एक्सरसाइज किया है. ऑल दैट यू हैव टू कीप इट सेपरेटली. You have to keep a record. So many times it becomes a big burden for the startup. And in this case, you can outsource this to a company secretary or somebody who can, a third party ESOP administrator. You can do that. So they will do all this management work. You can do it. But for a startup, you can keep it very, very simple. You can simply have an agreement with your employee, and later you can convert that into, but even though you are creating an agreement, it has to be legally proper. The agreement has to be legally proper. It has to be verified by a lawyer as well as your CA. उसको verify करके, so that there are no flaws, there are no, because ये सारे documentation में, जो भी ESOP related documentation में, there, it cannot be done by yourself on your own.
it is not advisable to do it on your own, because you have to list everything, right? Everything you have to list down. uh, जैसे आप you have to fill your PAS3 document, which will be submitted to your registrar of ROC. You have to have SH6 जहाँ पे आपका ESOP का पूरा documentation रहेगा. So वो सारी चीजें आपको वहाँ पे रखने पड़ेंगे, and that individually you cannot do it. So somebody in your company who is authorized to do it, could be a company secretary or a CA, उन लोग को ये करना है. Although it is little complicated, but it is possible to be done. Okay. What is now coming to within ESOPs also, there are multiple things, multiple ways in which we can look at it. There is also a concept of restricted stock units. Okay, it is one more form of ESOP, one more form of ownership within employee stock ownership. There is one more form which is called as restricted stock units. So what does this mean? This means that this is very similar to stock options plan. Only difference is that the company will have a different policy document jahan pe company will say that, after completion of 2 years in the company or 3 years in the company, I will give you so many shares. Okay, that is called as, they are restricting the shares transfer to the employee based on duration of the time the employee is spending in the company. So employee spending, let's say 2 years, you will say, okay, this much shares I will give it to you. Okay, that is called as restricted stock units or restricted shares or restricted stock options, you can say that. And typically that is what will work in startups. Okay, where you can say that if you're spending so much of time in the company, I will give you 2%, will become 3%, will become 4%, depending on how critical that employee is in your company, in your organization. Okay, so that is there. There is another concept which is called as, which is also called as phantom shares, or where you are actually not giving shares, but you are saying that depending on so many shares value, you are आप actual shares नहीं दे रहे हो employees को. You are not giving shares to the employees. You are saying I will give you, let's say 100 shares to you, but वो 100 share का जितना value रहेगा, the day it is vesting, the day you will be able to withdraw the shares, let's say after 2 years, उस share का value के हिसाब से will pay you back money as a cash equivalent or as a bonus. We can give it to you, and that is a different concept. All these comes under employee stock option plans or employee stock ownership plans. All these will come under that, right? So now we'll be ready to take any further questions which are there. Again, there's one question like, can ESOP be used in all types of startup? That we already covered this thing. Types of startup that can be used by a ESOPs social can entrepreneur. also be used for all types of startups. It can be used by social entrepreneurs. Yes, it can be done. But then you have social entrepreneurship for profit and not for profit. There are two types in social entrepreneurship. Okay, one is for profit and one is for not for profit. So the one which is for profit, that is registered differently. Social entrepreneurship which is registered as a not for profit organization is registered differently. So उसमें नहीं कर सकते हैं. Only in social entrepreneurship for profit we can do that. Okay. How can we form the team member with required skill sets? How can we form the team member with required skill sets? Okay. Now this question is related to hiring and finding the right team members. Correct. The right type of team members that that is there. Okay. So coming to the team members, you have to put. You can use LinkedIn, you can use social media, you can use various hiring channels, you can use hiring consultant. जो लोग you can give your create your JD. जब भी आप hire कर रहे हो, what is most important is you hire the right people in your team. वो बहुत जरूरी होता है. The right people with the right skills. Now many times as a founder we don't know कि हमको कैसा skills चाहिए, क्या roles and responsibility होगा. We don't know many times. So पहले हमको वो define करना पड़ता है.
So you create your JD. आपका जो job description है वो पहले आप create कर दीजिए. Okay. Then you define कि as per that role उनका roles and responsibility क्या रहेगा, उनको क्या क्या स्किल्स आना चाहिए. अगर टेक्निकल हायर कर रहे हैं तो उनको पाइथन आना चाहिए, जावा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आप वो क्रिएट कर दीजिए. एंड देन यू पुट इट इन द राइट पोर्टल, और यू कैन गो टू, यू कैन पुट इट इन लिंक्डइन. एंड जब लोग आ रहे हैं, व्हेन पीपल आर कमिंग, यू इंटरव्यू देम एंड यू चेक वेदर दे आर राइट फिट फॉर यू, दे आर द राइट पीपल. आप उनको इंटरव्यू करिए. इफ यू आर नॉट एबल टू इंटरव्यू, यू टेक हेल्प फॉर समवन एल्स हु कैन इंटरव्यू देम. ओके, बट ऑलवेज हायर द राइट पीपल. सो स्किल्स आई थिंक मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता भी है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन हायरिंग right people. You have to interview a lot of people to get one good candidate. Okay, other option that I can give is you can hire interns. You can hire interns and you can teach them. You don't have to pay the interns. You can teach them. They can start working on your website or on your app. They can use PHP, Django. They can use all that. और उसके बाद जब उन लोग ट्रेनिंग हो जाए उनको, then you can, once the intern who is performing the best, you can take them as a full-time employee. You can do that as well. Okay. Yeah. So the question is, next question is, any capping on max number of employees covered under ESOP? Again, this depends on your company policies, your shareholders approval, whatever you want to do. That depends on you completely. Your compensation committee and your board members will decide that कि how many employees you want to cover. Typically हम लोग उन employee को cover करते हैं who are your key employees. There is a concept of key employees and core employees. Okay, so key employees are the employees who are must in your organization. Okay, if they are not there, your company may not grow. Okay, so they are very very important employees. Just somebody is very strong in technology, okay, or somebody is running your finance for your company, somebody is running marketing for your company, so they become your key employees. So typically you don't give ESOP to all the employees. You typically don't do that. जो relevant हैं आपकी कंपनी के लिए, जो who are the most important people in your company, you give it to them. And you should never think of giving ESOPs to all the employees. That is not right. That is not the right approach. You have to give it only to a few set of employees. More importantly, your board member or your committee member or you as a founder will decide that how much shares I will keep separate for ESOPs. Let's say you have 10,000 shares of your company, and you say that I will give only 1,000 shares as ESOP to my employees. Now आपको decide करना है कि वो 1,000 आप किसको दोगे. आप if you start distributing it to all your employees, it is not going to help you. You have to give it to the right set of people who are most important for your company and who are performing, who are doing good, and who are your core team members, who are your key members. उनके लिए आप अलॉट करोगे. टिपिकल ये होता है कि यू टिपिकली गिव 8 to 10% you can keep for your ESOPs, but again that can vary depending on your company policy. At what point we should go for ESOPs? Yeah, this is a good question. It depends on what you want to achieve. Okay, many companies don't even go for ESOPs. It's completely up to them. They don't even go for ESOPs. But if you are facing a lot of attrition, आपके कंपनी में बहुत ज़्यादा attrition हो रहा है, the employees are leaving and going. Okay, in that case, you may decide that to increase the loyalty and commitment of my employee, I will go for ESOPs. You can do that. Okay, so it is a decision which is made by the company. It is not that you have to have, or it's okay even if you don't have it, that's fine, completely fine. If you are facing attrition problem, if you are facing commitment problem in your organization, आपको लगता है कि I want more people to have ownership in the company, that time you can offer ESOPs. You can do that. Okay, let's say at some point of time the company is not able to hire the right talents, they are not able to pay the salary. That is the decision that you will take, that instead of paying 50 lakhs, I'll pay 25 lakhs and I can give some instead of money I'll give shares. So you can decide that. So it completely depends on your company current condition, strength of the company, and what you want to do, what you want to achieve. Typically, let me give you why ESOPs are used.
so that this point will be very, very clear. ESOPs are used to attract the best talents. ESOPs are used to retain talents. आप जो talents हैं, you can retain for a longer period of time. ESOPs are used for higher loyalty. For example, आप एक critical project में काम कर रहे हो and आपको feeling होता है कि हो सकता है एक साल के बाद कुछ employees छोड़ के चले जाएं. Okay, and you want some of those employees to stay with you for next 3 years or 5 years because बहुत important project में आप काम कर रहे हो. So you may do ESOPs at that point of time. If you are unable to pay in cash or in terms of salary, you can go for ESOPs. If none of these are valid for you, you may not go for ESOPs. But most of the good companies, they will go for ESOPs because they want to attract the best people in their company. Okay, it's okay to let go some percentage of the share because साथ में मिलके when people are working, right, employees get a feeling कि ये company मेरा भी है, right? So the people should, your employee should get this feeling that this is my company, है ना? So मेरी कंपनी है, ये फीलिंग आना बहुत जरूरी है. If that is happening, then it is good for your employees because they will work. And उन लोग इसलिए काम करेंगे because they will know that when the company is growing, उनको जो shares मिला है उसका value भी बढ़ते जाएगा. So that is why उनका जो contribution है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. वो ownership वाला feeling आएगा उनको. इसलिए भी ESOPs देते हैं. So it is up to you when you want to do it, but it is a good thing to do actually. It's the right thing to do ESOPs. And you can decide at what point you want to go for. Typically जब आप revenue generate करना start कर देते हो, you should go for it. But today startups are facing challenges by not able to pay salary. So there is no other option but to I will give you certain examples. In one of the startup, it was going quite well, and suddenly cash flow बंद हो गया. Okay. Now what happened? The core technical person said that I cannot continue because I'm not getting salary. And then we discussed, we decided, and we said that, okay, why I told the founder that why don't you give maybe some percentage of the shares, making a shareholder in your company. Okay, that way he will continue to stay. And so then he continued, and he's still there in the company, and he's taking lesser salary, and the salary mapped to the revenue. So there are so many options in which you can compensate your employees. Main thing is you have to take care of your company has to grow. At the same time, you have to take care of your employees also. So that's why we use ESOPs. Okay. Yes. What are the further questions that we have? Have we covered all the required questions? Any questions missing? Yeah, so basically, what we have covered today is like how ESOPs will work, the workflow, and uh, how it has to be implemented. And if we are talking about the tax relaxation, so we have tax implications of ESOP that we have covered, and then how the price of the stock in the ESOP determined that we have covered today's employees portion of the ESOP kept like how they have kept the portion, so we have covered that as well. So I think we have covered all the points today. So guys, whatever the questions and queries related to the ESOPs, if you will have, so you can ask, like you can write a mail in swaraparshala@gmail.com, and definitely we'll get back to you with the another interesting session with you guys, and will come soon, and definitely share our experiences and as well as our thoughts related to the topics that we'll cover for the future Good. purpose. So So when's there yeah, anything you want to yeah. add So over here? any point of time, if you are facing difficulty कि मुझे कैसे company structure करना है, how can I form the agreement? No, that support system is there. You can reach out to Startup Pathshala. You can reach out to me also. Or ESOPs, you Yeah. want to implement ESOPs, I can connect you with your right people. They can help you do the structuring of the company. Okay, so that you can focus on your core business and you can grow. So that's all from my side. Hope it added a lot of value to you. Thank you so much. So I think this is the time that we have to end the session, and
I hope you guys have learned a lot of things, and there was an interesting topic altogether, the ESO. So I think you people have learned a lot. So we'll get back to you soon. Thank you so much. Thank you so much, Owen sir, once again for your thoughts and your experience and your knowledge that you have shared with us. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Take care. Bye. Thank you, everyone. Bye bye.